हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। मैंने आप लोगों के साथ सीटैट दिसंबर 2022 की तैयारी के लिए एक स्पेशल सीरीज शुरू की है, सीटैट 10 डे सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से सीटैट परीक्षा के जो भी आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जो कि आप लोगों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनको मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपने डे 3 तक की सीरीज यहाँ पे देख ली है तो इस सीरीज में यहाँ पे कंटिन्यू रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए इसके पहले के जो 3 आपकी सीरीज हैं उसको जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार सीटैट की परीक्षा दे रहे हैं या फिर अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की तो ये सीरीज देखने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप इस परीक्षा को ईजिली यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की, जस्ट अभी एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, कहीं ना कहीं मन में डर है कि हम लोग इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो ये जो सीरीज होने वाली है इससे आप यहाँ पे अच्छा खासा अपना एक लेवल अचीव कर लेंगे और इस परीक्षा को फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे। देखिए मैं इस चीज को इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये सीरीज मैंने बहुत ध्यान से यहाँ पे बनाई है और साथ ही साथ सीटेट परीक्षा के ऐसे कॉमन टॉपिक जो पेपर 1 में, पेपर 2 में यहाँ पे पूछे जाते हैं, उन सभी को मैं कवर करने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और देखिए आज का ये जो डे 4 आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए अगर हम एक न्यू कैंडिडेट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी एग्जाम के स्ट्रिक्टली सिलेबस को यहाँ पे फॉलो करते हैं और सिलेबस के अंदर आप लोगों की जो चीजें होती हैं हम वो चीज पढ़ के जाते हैं, उसके अलावा बाकी चीजों को हम उतना देखते नहीं है। तो देखिए आप लोगों ने कोई भी वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को ये बोला गया होगा कि लास्ट ईयर जो ऑनलाइन पेपर हुआ था उस पेपर को करिए, उस पेपर में बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें आई हैं, उनको आप सॉल्व करिए, आपके पेपर में वो चीजें आ सकती है। इनफैक्ट वही क्वेश्चन आपका सेम टू सेम घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, क्योंकि देखिए अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पे पेपर हुए हैं। आपकी शिफ्ट में अगर हर शिफ्ट से दो दो क्वेश्चन उठा के भी आपका पेपर सेट बना दिया जाए तो भी आपका एक न्यू पेपर यहाँ पे बन जाएगा। तो देखिए आज की इस वीडियो में मैं डे 4 के अंदर यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हम लोगों की सीटैट की परीक्षा के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, बट आप लोगों की लास्ट ईयर का अगर आप पेपर सेट खोलते हो तो हर सेट में आपको 1 या 2 नहीं 5 या 6 क्वेश्चन उसी टॉपिक का आपका मिला हुआ है। तो देखिए वो टॉपिक आप समझ गए होंगे, उसको हम NEP जो आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ से हम शुरू करते हैं और इसके अलावा भी और कई सारे टॉपिक है जो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। तो देखिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो पूरा कॉन्टेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप लोगों की परीक्षा के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट की पॉइंट है इन टॉपिक से जो आपको याद रखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगी। अगर आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, एक सीरियस एस्पिरेंट है, कोई नोट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो एक व्हाइट शीट ब्लैंक पेपर लेके बैठ जाइए। जो चीजें मैं यहाँ पे लिखूं एटलीस्ट आप उन चीजों को तो अच्छी तरीके से यहाँ पे नोट करते चले जाइएगा ताकि आपकी रिवीजन सीरीज में आपको मदद मिले। इसके अलावा अगर आप कहीं से पेड कोर्स या फिर अगर आप लोगों ने कोई नोट्स वगैरह परचेज किए चाहे मुझसे या चाहे किसी और से, तो भी आप लोगों की एक अच्छी खासी रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी अगर आप इस सीरीज में कंटिन्यू रहते हो। और मेरे जो पहले डे 3 तक की सीरीज है उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो देखिए डे 10 के बाद भी आप लोगों का मुझे ऐसा अगर लगेगा कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रह गए, जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस की NCERT काफी वास्ट है, साथ ही साथ SST की NCERT, तो आने वाले जो टाइम में मैं आप लोगों की वो चीजें भी कवर करूंगी। ये जो 10 डे की सीरीज है हमारी ये नवंबर में आप लोगों की फिनिश हो जाएगी और दिसंबर की स्टार्टिंग में मैं बाकी चीजें भी यहाँ पे कवर कर दूंगी। तो देखिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो इन क्लासेस को अच्छी तरीके से देखिए, नोट्स बनाइए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, रिवीजन करते रहिए, आप लोगों का ये पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का ये डे 4 का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और जैसे कि मैंने कहा डे 1, 2, 3 इसके लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है। एक सिंगल प्लेलिस्ट है सीटैट प्रिपरेशन इन 10 डेज करके। अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर 3 आपको वीडियो मिलेगी, डे 1, डे 2, डे 3, आप उनको देखिएगा। और इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें आपके मैं मल्टीपल सब्जेक्ट यहाँ पे कवर करूंगी। यहाँ पे CDP के 2 सेशन आए हैं, मैथ्स का 1 सेशन आया, आज आपका CDP का सेशन है, फिर आप लोगों का इसी तरीके से आने वाले दिनों में सारे सब्जेक्ट के सेशन होने वाले हैं ताकि आपकी ओवरऑल तैयारी यहाँ पे हो सके। तो देखिए चलिए जरा हम आज डे 4 जरा शुरू करते हैं जो कि आपका NEP से यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों का ये जो सेशन हो रहे हैं इसमें सिर्फ एक एक टॉपिक यहाँ पे कवर नहीं होंगे, यहाँ पर मैं मल्टीपल टॉपिक कवर करना चाहूंगी ताकि आपकी कम समय में
ज़्यादा कंटेंट और अच्छी तैयारी यहाँ पे हो सके। तो देखिए, अगर हम NEP 2020 की बात करते हैं तो ये लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक हो गया है, जब यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट इस टॉपिक को नहीं करके गए थे। इनफैक्ट कोई भी ये टॉपिक नहीं करके गया था और कुछ सेट में इसके क्वेश्चन आ गए थे, तो उसके बाद इसकी वीडियोज़ भी बहुत ज़्यादा बनने लग गई थी। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जिनसे आपके प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आए और आपके पेपर में भी आएंगे, तो वो सभी मैं आपके डिस्कस करते जाऊंगी। ये NEP 2020 क्या है? NEP 2020 आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी या फिर आप कह सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है उसके स्ट्रक्चर में बदलाव की यहाँ पे बात की गई और इसको रखा गया यहाँ पे डॉक्टर कस्तूरी रंगन के द्वारा, जिन्होंने हमारे सामने एक कमेटी रिपोर्ट यहाँ पे पेश की थी। तो देखिए, इतना थियोरी के अंदर अगर आप नहीं भी जाते तो भी आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या की गई, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा कई सालों से आपका एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो चलता आ रहा है, वो क्या है? तो वो आपका है 10+2 का। ये तो सबको ही जानते हैं, 10+2 का, यानी कि जो आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक की पढ़ाई होती है वो आपका 10th लेवल तक होती है। उसके बाद आपका +2 अलग से यहाँ पे काउंट होता है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था यहाँ पे ओल्ड स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर क्या किया गया? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये बोला गया कि जो हमारा ये जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे बदल दो और इस स्ट्रक्चर का नाम दिया गया 5+3+3+4। मतलब ये जो 10+2 है, इसको यहाँ पे अलग अलग भागों में यहाँ पे बांट दिया गया, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो 5 है, इसे यहाँ पे मूलभूत आधार रखा गया। मूलभूत आधार जो है, इसे हम फाउंडेशनल स्टेज कहेंगे। यहाँ पे हमें बच्चे का आधार रखना है, फाउंडेशन स्टेज कहेंगे, जो कि आपका 5 सालों तक होगा। ये आपके ईयर्स में बांटे गए, ये पहले 5 साल आपके मूलभूत आधार रहेंगे, जिसको यहाँ पे 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। कुछ ऐसे बच्चे जो शुरुआती दौर में आंगनबाड़ी में जाते हैं, तो देखिए, ये 3 से लेकर 5 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे वो आपके आंगनबाड़ी या फिर प्ले स्कूल में जाएंगे, उनके बारे में यहाँ पे रखा गया। उसके बाद 6 साल से लेकर 8 साल, मतलब ये 2 साल के बीच में बच्चे क्लास 1st और क्लास 5th को यहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो वो इसमें रखा गया। तो इस तरीके से सबसे पहले कहा गया कि हमें 10+2 को यहाँ पे नकारना है, हमें यहाँ पे मूलभूत आधार यानी कि फाउंडेशन स्टेज से ही अपनी पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर देनी है। और हमें क्या करना है कि ये जो 5 वर्ष है, इसे किस तरीके से बांटा गया? जो 3 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे होंगे, या तो वो आंगनबाड़ी में जाएंगे, या तो उनके लिए प्ले स्कूल बनाया जाए, या फिर उसे किंडरगार्टन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या किया गया? अगले जो 2 साल होंगे, यानी कि 6 साल से लेकर 8 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या बोला गया? उनके लिए यहाँ पे बोला गया कि आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास, फर्स्ट से लेकर 2nd क्लास तक की एजुकेशन इन्हें दी जाए। अगले ये जो 3 है, ये आपका क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के बच्चों के लिए यहाँ पे रखा गया। और ये कहा गया कि इनके लिए एक अलग से आपका, जैसे EVS की अलग बुक होगी, यहाँ पे EVS के अंदर आपका सोशल साइंस और साइंस का कंटेंट आपका कंबाइन किया जाएगा। जो हमारा जूनियर लेवल का भी आपका, जो आपका जूनियर, ये जो हमारा ये प्राइमरी लेवल का पेपर होता है, इसके अंदर ये चीज़ रखी गई। इसके बाद अगला ये जो 3 है, ये क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए रखा गया, जो हमारी जूनियर लेवल की परीक्षा होती है। उसके बाद अगला ये जो 4 है, क्लास 9th से लेकर क्लास 12th क्लास के बच्चों के लिए रखा गया। जो आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरे आपका फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक के स्ट्रक्चर को आपका एक कंबाइन करता था, उस स्ट्रक्चर को यहाँ पर 4 अलग अलग टुकड़ों में, 4 अलग अलग भागों में बांटा गया। सबसे पहले मूलभूत आधार यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, फिर प्रिपरेटरी स्टेज यानी कि यहाँ पे हम बच्चे को तैयार करेंगे, इसके अलावा मध्य यानी कि मिडिल स्टेज, फिर आपका यहाँ पे सेकेंडरी स्टेज। इस तरीके से यहाँ पे रखा गया। देखिए, सबसे पहले तो आपका NEP 2020 के अंदर हमारे एजुकेशन स्ट्रक्चर में सबसे पहले बदलाव की यहाँ पे बात की गई। अब देखिए, इस बदलाव का कारण क्या है, इस बदलाव से फायदा क्या होगा? अगर हम इस तरीके का बदलाव करते हैं तो बच्चों के अंदर यहाँ पे हम 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। 360 डिग्री क्या कर पाएंगे? होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि हम
समग्र विकास कर पाएंगे। और बहुत बारी आपके अलग अलग सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपका एनईपी 2020 का क्या एम था। इसका एम ये है कि हमें हमारे रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री तैयार करना। अब देखिए 360 डिग्री अगर हम कोण वाइज देखें तो कोण कितना होता है 360 डिग्री, कुछ इस तरीके का होता है। इसका मतलब क्या है 360 डिग्री का, यानी कि आपके क्लासरूम में अगर कोई बच्चा है तो सिर्फ वो अपनी पढ़ाई में अच्छा हो ये जरूरी नहीं है, उसके स्पोर्ट्स में, उसके बिहेवियर में, उसके वैल्यूज में, या फिर उसके इंटरेस्ट में, उसका एक तरीके से फिजिकल एप्टीट्यूड, हर तरीके से बच्चा यहाँ पे सक्षम होना चाहिए ताकि वो अपने आने वाली लाइफ में इस चीजों को इस्तेमाल कर सके। सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना हमें बच्चों को, सिर्फ बुक वॉर्म नहीं बनाना, हमें बच्चे को इस तरीके से तैयार करना है कि बच्चा हर चीज को साथ में लेके सीखता चला जाए। हमें सीखने को इंटरेस्टेड बनाना है, हमें बच्चे की रुचि उस चीज में पैदा करनी है। तो देखिए 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि समग्र विकास की बात यहाँ पे हमें की गई। इसके साथ साथ हम लोगों को यह बोला गया कि हमें वोकेशनल एजुकेशन भी साथ में यहाँ पे दिलानी है। वोकेशनल एजुकेशन मतलब ऐसी शिक्षा, कहां से, क्लास 6 से, ऐसी शिक्षा जो कि बच्चे को फ्यूचर में किसी जॉब को लेने में मदद करे। जैसे कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कंप्यूटर नॉलेज देनी है, हम लोगों को यहाँ पे कोडिंग सिखानी है, हम लोगों को अगर यहाँ पे देखिए होम साइंस की एजुकेशन भी देनी है, हम लोगों को स्पोर्ट्स एजुकेशन देनी है, हम लोगों को जैसे सिलाई कटाई बिनाई ये सब चीज़ें होती हैं, हमें हर तरीके की शिक्षा बच्चे को देनी है कि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा बच्चा उस चीज़ को फ्यूचर में यहाँ पे एज अ प्रोफेशन यहाँ पे उसे अपना सकता है। हमें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना, हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ट्राइंगल के तीनों साइड का सम 180 डिग्री होता है। हम लोगों को बाकी चीज़ें भी हमें चीज़ें सिखानी है ताकि वो अपनी डे टू डे लाइफ में उस चीज को इंप्लीमेंट कर सके, उस चीज को वहां पे यूज कर सके। तो देखिए ये सारे पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों को और क्या बोला गया, सबसे पहले तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बदलाव की बात की गई। इसके बाद यहाँ पे बोला गया कि हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट कराना है। और अभी मैं जो कॉन्सेप्ट और ट्रिक में भी यही सारे शब्द लिखने वाली हूँ, आपको जिस भी ऑप्शन में यहाँ पर एनईपी के क्वेश्चन में ये शब्द मिल जाए आपका वही ऑप्शन यहाँ पे सही है, वही ऑप्शन यहाँ पे सही है, इस चीज को आप मान के चलिए। वोकेशनल एजुकेशन की बात बोली गई। इसके अलावा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की बात की गई कि हमें हर बच्चे को यहाँ पे बराबर का हक देना है और हर बच्चे को हमें यहाँ पे शिक्षा प्रदान करनी है, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड से आए, चाहे वो बच्चा डिसेबल्ड हो, चाहे वो बच्चा नॉर्मल हो, हमें हर किसी को इक्विटी के साथ, इक्विटी यानी कि हमें समान तरीके से शिक्षा बच्चे को देनी है। तो ये एम यहाँ पे रखा गया। साथ ही साथ और क्या बोला गया, और यहाँ पे बोला गया कि हम लोगों को क्लास 5th तक क्या करना है, बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाना है। किस में पढ़ाना है, मदर टंग में, यानी कि उनकी मातृभाषा में बच्चे को हमें शिक्षा देनी है। मातृभाषा में शिक्षा देने का फायदा क्या होगा कि बच्चा अपनी एक तो रूट से, अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, और साथ ही साथ ये नहीं होगा कि हम लोगों को सिर्फ इंग्लिश पढ़ानी है या फिर कोई बाहरी हमें मॉडर्नाइजेशन करना है। हमें बच्चे का मॉडर्नाइजेशन करना है, बट साथ ही साथ बच्चे को उनके रूट्स के साथ भी जोड़ के रखना है, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसका रिस्पेक्ट भी करना है। इसके अलावा ये बोला गया कि 2030 तक हम लोगों को टीचर्स एजुकेशन के लिए यहाँ पर बीएड को कंपलसरी किया गया, इंटीग्रेटेड बीएड को यहाँ पे कंपलसरी किया गया। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा और क्या बोला गया, इसके अलावा ये बोला गया कि हम लोगों को बच्चे का यहाँ पे इस तरीके से विकास करना है कि बच्चा चीज़ें सीखे, बच्चे को फ्यूचर पर्सपेक्टिव हमें गोल ओरिएंटेड बनाना है। इसके अलावा हमारा MHRD जो है इसको एजुकेशन मिनिस्टर से यहाँ पे रिफॉर्म किया गया, मतलब ये चीजें यहाँ पे हमें बोली गई। तो देखिए ये सारे के सारे पॉइंट जो हमें एनईपी के अंदर बताए गए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट से संबंधित हर पॉइंट से क्वेश्चन आया है। अभी मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी उसमें आप देखेंगे हर पॉइंट से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको पेपर के लिए याद क्या रखना है, देखिए ये तो पूरी की पूरी हो गई थियरी। जो शब्द, जैसे कि मैंने कहा, ये सारे शब्द यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आप एक जगह पे लिख लीजिएगा
कि 10+2 को क्या किया गया, 5+3+3+4 में यहाँ पे कन्वर्ट किया गया। कई बार ये स्ट्रक्चर आपके पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, ये क्वेश्चन आता है कि आपका 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड हमें यहाँ पे बनाना है। रिपोर्ट कार्ड कैसा होना चाहिए कि बच्चा हर चीज यहाँ पे सीख रहा हो, बच्चे का हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। और जैसे कि मैंने कहा कि हर टॉपिक का जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट या ट्रिक लिखवाऊंगी, जो मैंने पहले डे 3 में भी कराया, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस यहीं से आपके बनेंगे, क्वेश्चंस यहीं से हम लोग करेंगे। इसको हम समग्र विकास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोगों को अप टू 5th, हमें क्लास 5th तक हमें क्या करना है, क्लास 5th तक हम लोगों को यहाँ पर उनकी मदर टंग में टीच करना है, उनकी मातृभाषा में उनको चीजों को पढ़ाना है। साथ ही साथ ये किस चीज को प्रमोट करने के लिए बोलता है, ये यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन बोले तो समावेशी शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा देता है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा ये बोला गया है कि हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, वोकेशनल एजुकेशन दिलाना है। और साथ ही साथ क्लास 6 से हमें बच्चे को कोडिंग भी सिखानी है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने आपके 5-6 पॉइंट लिखे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका NEP 2020 से संबंधित। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर खोल के देखते हैं, देखिए कई सारे ऑप्शन, कई सारे क्वेश्चन में आपको ये सारे वर्ड नहीं मिलेंगे, बट मोस्टली आपका क्या है कि या तो ये जो NEP है ये आपका पॉजिटिव चीजें बोल रहा है, यानी कि बच्चे का विकास करो, बच्चे को रटने से आप दूर रखो। इसमें एक और पॉइंट आप ऐड कर लीजिएगा, इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम लोगों को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को सिखानी है। बच्चा कॉन्सेप्ट को समझे, इस तरीके से हमें क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे को दिलानी है। हमें टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं करना। वही बाल केंद्रित शिक्षा की यहाँ पे बात की जा रही है कि बच्चे को जितना आप करके सिखाओगे, लर्निंग बाय डूइंग से सिखाओगे, उतना बच्चा यहाँ पे सीखेगा। इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे तो हैं, बट जैसा कि मैंने कहा कि आपको NEP से रिलेटेड ये सारे पॉइंट आपको टिप्स पे क्लियर होने चाहिए। और ऐसा ऑप्शन जिनमें आपको ये शब्द मिल जाए, वही ऑप्शन आपका NEP से संबंधित क्वेश्चन में यहाँ पे सही होगा। और अगर आप प्रीवियस ईयर का सेट खोल के देखते हैं तो पूरे 150 में से आप मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन, ये तो मैं कम बोल रही हूँ, कई सेट में तो इससे भी ज्यादा क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन आपका NEP का पूछा गया है। आप मान के चल सकते हैं कि 150 में से 4 से 5 नंबर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार एक एक नंबर से भी हमारा पेपर जो है वो रह जाता है, जबकि ये पूरा टॉपिक आपका 4-5 नंबर का आया हुआ है। तो ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है कि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा, और जो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम लोग कई बार उस चीज को स्किप कर देते हैं, पर आपको ये चीज आपको स्किप नहीं करनी। अब चलिए इस टॉपिक के मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ जो अभी ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए हैं। और मैं बार बार आपसे यही बोल रही हूँ कि डे 1, डे 2, डे 3 की आप जो क्लास है वो पक्का देखिए, वो आप स्किप मत करिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों को ये चीजें आती हैं। आप लोगों को फाइनल स्ट्रोक में जितना ज्यादा आप रिवाइज करेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों की चीजें परफेक्ट होती जाएंगी। और अगर आप लोगों ने पहले 3 वो देख भी ली तो भी आप रिवीजन के लिए भी उसे देख सकते हैं। प्लस डे 4 तो आप लोगों के साथ यहाँ पे चल ही रहा है। साथ ही साथ अगर आप लोग सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट परीक्षा के कंप्लीट कंबाइंड हैंड रिटन नोट्स एक साथ एक जगह पे चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सीटेट परीक्षा के पेड नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो चलिए अब जरा इस टॉपिक के क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे NEP जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि अभी हम लोगों की सीटेट की परीक्षा में ऑनलाइन मोड पे, यहाँ पे CBT मोड में यहाँ पे पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें किस चीज़ पर बल दिया जाता है, किस चीज़ पे फोकस किया जाता है। जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इस पे किस चीज़ पे बल दिया जाता है। तो देखिए लर्निंग फॉर एग्जामिनेशन, यानी कि जो हम परीक्षा के लिए हम चीज़ों को बच्चे को पढ़ाते हैं, तो देखिए ये यहाँ पे नेगेटिव सेंस में है।
हम सिर्फ परीक्षा के लिए बच्चे को नहीं पढ़ाते, हम बच्चे को सीखे इसके लिए बच्चे को पढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे है कि हम लोग किसी चीज़ का स्मरण कराना, यानी कि जो रोट लर्निंग है इसको प्रमोट करते हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पे गलत है, हम बच्चे को किसी चीज़ को रटवाने के लिए नहीं पढ़ाते। प्रैक्टिस एंड ड्रिल, ये भी यहाँ पे सही नहीं होगा। अभी मैंने आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था तो यहाँ पे बताया था कि बच्चे को कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाए, यानी कि बच्चे को चीज़ों को लेके समझ आ जाए, इसके लिए हम बच्चे को पढ़ाते हैं। इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने इस क्वेश्चन में बोल रखा है, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह प्रस्ताव रखती है। क्या प्रस्ताव रखती है, यहाँ पे हम लोगों को पूछा गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है कि जो चिल्ड्रन हैं वो प्राइमरी ग्रेड के, उनको हमें उनके होम लैंग्वेज या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना है, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को उनके घर के या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाना चाहिए। या फिर अगले में है कि उन्हें यहाँ पे देयर शुड बी वन यूनिफॉर्म लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन प्राइमरी लैंग्वेज, यानी कि प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का एक हमें माध्यम में एक शिक्षा के माध्यम के लिए हमें क्या करना है कि एक ही तरीके की भाषा का प्रयोग करना है। तो देखिए ये यहाँ पे गलत है। इसके अलावा अगला है कि हमें बाइलिंगुअलिज्म को यहाँ पे एक तरीके से स्वीकार नहीं करना है, ये भी यहाँ पे गलत है। मल्टीलिंगुअलिज्म को तो हमें बिल्कुल ही नकार देना है, तो ये भी गलत है। हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपका NEP 2020 के अंदर कि जो प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के घर की या फिर उनकी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए, हमें उनके होम लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए अप टू 5th क्लास, यानी कि 5वीं कक्षा तक बच्चे को उनकी लोकल लैंग्वेज या फिर होम लैंग्वेज में हमें शिक्षा देनी है। इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेडागोजिकल स्ट्रैटेजीज डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस। निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्रीय रणनीति जो कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा प्रस्तावित की गई है वे क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन में है कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करानी है, कि बच्चा चीज़ों को इंक्वायरी से समझे। स्टोरी बेस्ड पेडागोजी, यानी कि यहाँ पे हमें एक तरीके से कथा वाचन हम लोगों को शिक्षा, यहाँ पे शिक्षा शास्त्र हमें अपनाना है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल की बात की गई, तो देखिए प्रैक्टिस एंड ड्रिल नेगेटिव सेंस में चला जाता है, तो यहाँ पे सही नहीं होगा। हमें डिस्कशन करवाना है क्लासरूम में, हमें इंक्वायरी करवानी है, हमें यहाँ पे स्टोरी लर्निंग करानी है, जो कि हम लोगों को सेकंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस प्रश्न में हम लोगों को क्या बोल रखा है कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें जो आपकी एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो कैसी होनी चाहिए, मतलब शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछ रखा है। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, यानी कि वेदन और अभ्यास पे आपका आधारित होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके अलावा इंक्वायरी से बच्चा सीखे या डिस्कवरी ओरिएंटेड, यानी कि खोज करके सीखे, कहीं ना कहीं जो खोज करके अगर बच्चा चीज़ों को सीखेगा तो उससे लर्निंग बाय डूइंग प्रमोट होगी, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ फिर टेक्स्ट बुक या फिर टीचर सेंट्रिक, यानी कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षक केंद्रित, तो देखिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक केंद्रित हमें नहीं रखना, हमें बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर हमें पेडागोजी अपनानी है, तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि हमें परीक्षा के लिए सिखाने की और हमें बच्चे को लेके जाना है, यानी कि हमें लर्निंग इसलिए करानी है ताकि हम बच्चे को एग्ज़ाम दिलवा सकें, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, बच्चे को खोजकर्ता बनवाना है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे सही बैठेगा। आई होप ये क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ये आपको साथ ही साथ यहाँ पे क्लियर भी हो रहे होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट क्वेश्चन की लाइनिंग आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन है इजी। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो पहला जो इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रपोजल मेड बाई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आपकी 2020 है
जो एनईपी है उसकी प्रस्तावना को अगर हम ध्यान दें तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में ये बोल रखा है कि इसके अंदर ही बहुत सारे मेथड यूज़ करने को बोले जाते हैं और ग्रुप वर्क और रोल प्ले करवाने चाहिए, ये बोला जाता है, यानी कि हमें परियोजना के तहत पढ़ाना है, हमें अलग अलग विधियाँ इस्तेमाल करनी है। तो ये पॉजिटिव सेंस में बात की जा रही है, जबकि इस क्वेश्चन में तो हमें नॉट वाले ऑप्शन को देखना है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर हम दूसरा ऑप्शन की तरफ देखें तो दूसरा ऑप्शन में बोल रखा है कि फॉर्मेटिव से समेटिव की तरफ शिफ्ट लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन उतना ज़्यादा सही नहीं बैठेगा। अगले ऑप्शन की तरफ जाएं तो अगले ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चा यहाँ पे असेसमेंट के, यानी कि जो बच्चे के आकलन के अलग अलग तरीके को अपनाएं, बच्चे को हमें पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करने के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए। तो ये पॉजिटिव सेंस की बात है, इस हिसाब से ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अगले और आखिरी ऑप्शन में बोल रखा है कि बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है, बच्चे का हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड इस तरीके से तैयार करना है कि उसमें जो तीनों इंपॉर्टेंट डोमेन है वो इंक्लूड हो, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक और यहाँ पे एक तरीके से जो मोटर स्किल्स हैं ये भी डेवलप हो। तो देखिए ये भी पॉजिटिव सेंस की बात है, तो ये भी नहीं होगा। हमें ऐसे ऑप्शन को देखना था जिसमें नॉट वाला आपका करेक्ट होगा। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर बैठेगा वो बैठेगा आपका दूसरा ऑप्शन। आई होप ये जो एनईपी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते जा रहे हैं ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होलिस्टिक 360-degree multi-dimensional report proposed by for assessment of children in National Education Policy 2020। और देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट और यहाँ पे मैं आपको बताना स्किप हो गया मुझसे, जो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ। जो आपका एनईपी है इसके अंदर जो हमारा असेसमेंट होगा वो किस तरीके से होना चाहिए। असेसमेंट के लिए यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया, PARAKH। ये कहीं पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मैं अभी एक्सप्लेनेशन में मेरे माइंड से ये चीज़ स्किप हो गई थी कि आपका एनईपी जो है, आपका जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसके अंदर जो हमारा जो आकलन हम करेंगे वो हमारा, इसके लिए एक नाम यहाँ पे दिया गया जो कि नाम है यहाँ पे परख, PARAKH। P यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस के लिए, यानी कि बच्चा किस तरीके से आपके सामने यहाँ पे परफॉर्म करेगा, किस तरीके से उसका यहाँ पे रिजल्ट रहेगा। इसके अलावा A यहाँ पे है असेसमेंट, असेसमेंट यहाँ पे होगा इसका बच्चे का आकलन हम किस तरीके से कर रहे हैं। R यहाँ पे होगा कि हम बच्चे को रिव्यू किस तरीके से मिल रहा है, बच्चे को फीडबैक किस तरीके से मिल रहा है। A यहाँ पे हो जाएगा आपका एनालिसिस, यानी कि जो आपका बच्चे का विश्लेषण हम बच्चे का करेंगे। के यहाँ पे हो जाएगा आपका नॉलेज, जो बच्चे को ज्ञान यहाँ पे मिल रहा है। और साथ में एच यहाँ पे हो जाएगा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि मैंने कहा कि आपका एनईपी के टॉपिक में एक टर्म मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना भूल गई, जो कि है PARAKH, परख। PARAKH इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। P होता है परफॉर्मेंस, A होता है आपका असेसमेंट, कहीं पे आप लिख लीजिएगा परफॉर्मेंस किस तरीके से दिखा रहा है, किस तरीके से उसका आकलन हो रहा है, किस तरीके से हम बच्चे का रिव्यू कर रहे हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। ए यहाँ पे होता है कि बच्चे का हम एनालिसिस किस तरीके से कर रहे हैं, विश्लेषण किस तरीके से हो रहा है। के यहाँ पे होता है आपका नॉलेज, यानी कि बच्चे को किस तरीके का ज्ञान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। और साथ में एच यहाँ पे होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास की बात। तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि एनईपी 2020 जो आया, आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई, इसके अनुसार जो होलिस्टिक या फिर मतलब समग्र या फिर आपका 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए नहीं वाले ऑप्शन को देखना है, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ओनली आपके शब्द आ जाए, यानी कि केवल, तो देखिए वो आप नेगेटिव टैग वर्ड से भी देख सकते हैं। ऐसे ऑप्शन आपके जो है वो आपका नेगेटिव तरीके से चीज़ों को प्रमोट करते हैं, और क्योंकि नेगेटिव वाला नहीं वाला ढूंढना था तो इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन ही यहाँ पे सही आंसर होगा। आई होप टैग वर्ड को भी किस तरीके से इस्तेमाल करना है आपको ये चीज़ें भी यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020
प्रपोजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट। हमें असेसमेंट यानी कि जो बच्चे का आकलन करना है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए आकलन जो होगा इसके लिए यहाँ पे एक स्पेशल नाम यहाँ पे दिया गया कि हमें 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट यहाँ पे बनाना है, जिसके अंदर हम एक आयाम को नहीं, हम बहुआयामी बन सके, हम बहुत सारे आयामों को साथ में हम इंक्लूड कर सकें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एनईपी का हमारे सामने यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल मेथड डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोजेस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। यानी कि विद्यालय में आकलन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा निम्न में से कौन से उपकरण विधियां यहाँ पे प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो रोल प्ले, यानी कि एक तरीके से हम बच्चे को रोल प्ले मेथड से चीज़ें सिखाएं, ग्रुप मेथड यानी कि समूह कार्य कराएं, पोर्टफोलियो परियोजना, चारों चीज़ों की बात यहाँ पे की गई है और चारों तरीके से आकलन करना बच्चे के लिए ज़्यादा बेहतरीन कहलाएगा। इस हिसाब से ऐसा ऑप्शन जिसमें चारों चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम अगले टॉपिक को यहाँ पे कवर करें। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एनसीएफ के टॉपिक को, जिसे हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या फिर आप राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हमारे पूछे जाते थे वो हमारे एनसीएफ 2005 में से पूछे जाते थे, बट अभी लगभग एक महीना पहले हम लोगों के सामने एनसीएफ 2022 भी आया है। तो देखिए ऐसा हो सकता है कि लास्ट ईयर जैसे एनईपी से क्वेश्चन पूछा गया वैसे आपका एनसीएफ 2022 से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो हम दोनों को ही साथ में लेके चलेंगे और साथ ही साथ इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जैसे कि मैंने अभी आपको एनईपी के डिस्कस किए थे वैसे ही मैं इस टॉपिक के भी डिस्कस करूंगी। तो चलिए जरा सबसे पहले तो एनसीएफ के बारे में समझते हैं कि एक्चुअल में ये जो एनसीएफ है, ये जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, ये क्या है। तो देखिए इसके लिए एक ही शब्द यहाँ पे बनता है कि ये एक आपका डॉक्यूमेंट है। ये क्या है, आपका दस्तावेज है जो कि हम लोगों को शिक्षा किस तरीके से होगी इसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है। और इसके अंदर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि हमारी जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, उसे आउटर वर्ल्ड से लिंक करना। आउटर वर्ल्ड से क्या करता है, लिंक करता है। यानी कि जो हमारी शिक्षा है उसे क्या करना है, उसे यहाँ पे बाहरी जीवन के साथ जोड़ना है, जीवन के साथ जोड़ना है। अब आप कहेंगे बाहरी जीवन के साथ जोड़ने का क्या मतलब है। हम लोगों को ऐसी शिक्षा बच्चे को प्रदान करनी है, ऐसी एजुकेशन बच्चे को देनी है जो कि अपनी वो डे टू डे लाइफ में यहाँ पे यूज कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बच्चा मैथ्स जो है वो सीखने के लिए सीख रहा है, इंग्लिश के बस क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है या फिर पोएम को रट रहा है। उसे पता होना चाहिए कि इंग्लिश जो है एक आपका क्या है, एक आपका मीडियम है कम्युनिकेशन का, यानी कि वो वार्तालाप में उस लैंग्वेज को यूज करे। मैथ्स वो डे टू डे लाइफ में उसका एप्लीकेशन समझे। साइंस टेक्नोलॉजी इसके बारे में, इन्वेंशन के बारे में समझे। साथ ही साथ सोशल साइंस से हमारे नेचर, हमारे वर्ल्ड, हमारी हिस्ट्री के बारे में समझे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शिक्षा बच्चे को प्रदान करनी है। और इसका एक और मेन एम है शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि एजुकेशन विदाउट बर्डन। हम लोगों को बर्डन फ्री एजुकेशन यहाँ पे देनी है। तो देखिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि बच्चे को यहाँ पे एग्जामिनेशन से हम बच्चे को डराएं या फिर बच्चे को एक तरीके से बोझ लगने लगे चीजें जो बच्चा सीख रहा है। हमें इस तरीके से यहाँ पे शिक्षा नहीं देनी, इसके अंदर हमें ये बताया गया है। और इसके अंदर कुछ की पॉइंट हम लोगों को ये बताए गए। देखिए ये जो जितने भी फ्रेमवर्क या फिर डॉक्यूमेंट वगैरह निकलते हैं ये इसलिए निकलते हैं ताकि बच्चे की जो एजुकेशन है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, बच्चे की शिक्षा बेहतर हो सके, हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने का तरीका बेहतर हो सके। तो इसके अंदर ये जो एनसीएफ 2005 के अंदर हम लोगों को ये बताया गया कि हम लोगों को क्या 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 करना है, यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग से हमें चीज़ें करानी है, यानी कि बच्चे को करके बच्चा चीज़ें सीखे। हमें यहाँ पे बहुभाषिता, मल्टी लिंग्विलिज्म को प्रमोट करना है, हमें बच्चे को बहुभाषी यहाँ पे बनाना है।
इसके अलावा बच्चे को हम लोगों को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की तरफ लेके जाना है, यानी कि रचनावादी उपागम की तरफ लेके जाना है। साथ ही साथ इसके अंदर हमें ये बोला गया है कि बच्चे को जो चीज़ें आती हैं उससे आप एक अज्ञात चीज़ों की तरफ, यानी कि नोन से अननोन की तरफ बच्चे को लेके जाएं, ताकि एक तरीके से बच्चे का समग्र विकास यहाँ पे हो सके। तो देखिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे यही याद रखना है कि इसके अंदर क्या एम रखा गया था। इसके अंदर ये एम रखा गया था कि बच्चे के जो नॉलेज, बच्चे को जो एजुकेशन बच्चे को मिल रही है, उसे बच्चा अपने आउटर वर्ल्ड के साथ जोड़ सके, और जितना ज़्यादा वो लिंक कर पाएगा चीज़ों को, उतना ज़्यादा वो चीज़ें समझ पाएगा। और साथ ही साथ हमें बच्चे को शिक्षा ऐसी देनी है कि बच्चा उसे बोझ ना लगने लगे। एग्जामिनेशन को हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना है, यानी कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसको थोड़ा ऐसे लचीला बनाना है कि बच्चा यहाँ पे परीक्षा से डरे ना, बच्चा एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं इंजॉय कर सके, बच्चे का यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यानी कि बच्चे का यहाँ पर भी समग्र विकास की यहाँ पे बात की गई। तो देखिए, इस तरीके के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अंदर की गई थी। और जैसे कि मैंने कहा कि एनसीएफ 2022 भी अब हमारे सामने आ गया है। तो देखिए, इसमें क्या चेंज है एनसीएफ 2022 के अंदर। सबसे पहले तो ये जो एनसीएफ 2022 है, ये किसको फॉलो कर रहा है? तो ये एनईपी 2020 को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। इसी वजह से एनईपी का टॉपिक मैंने आप लोगों को पहले करा दिया। ये जो एनसीएफ 2022 आपका निकला है, इसके अंदर यहाँ पे बोला गया है कि एनईपी के अंदर जो भी पॉइंट यहाँ पे बोले गए, हमें उस चीज़ों को यहाँ पे फॉलो करना है। साथ ही साथ यहाँ पर आपसे ये तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2022 जो है वो किस पे बेस्ड है, तो आप बोलोगे एनईपी 2020 पे बेस्ड है, यानी कि जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति थी, इस पर ये आधारित है। साथ ही साथ जो आपका मूलभूत स्तर है, यानी कि जो आपका यहाँ पे कौन सा स्तर, जो फाउंडेशनल स्तर है, इस पे हम लोगों को यहाँ पे ज्यादा जोर देने की बात की गई है, क्योंकि बच्चे का जो शुरुआती 8 वर्ष होता है, इसमें ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, इसके अंदर ये बोला गया। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें शुरुआती दौर में बच्चे की का जो बेस है, बच्चे का जो फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छा रखना है। और जैसे कि हमें एनईपी के अंदर भी यहाँ पे इसको रेशियो में यहाँ पे डिवाइड किया था 5:3:3:4, तो यहाँ पर भी हमें एनसीएफ 2022 में इस 5 पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे एनसीएफ को ही यहाँ पे 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। एनईपी को ही यहाँ पे एनसीएफ को ही यहाँ पे 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है यहाँ पे 2022 के अंदर। तो देखिए, ये चारों भाग क्या है, जरा मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो एनसीएफ सीई बोला गया, यानी कि एसई, यानी कि स्कूल एजुकेशन की बात की गई कि हमें स्कूल एजुकेशन इस तरीके से देनी है कि हमें एनसीएफ 2000 ये जो 5 थे, इसके तो सारे पॉइंट हमें इंक्लूड करने ही है। साथ ही साथ एनईपी के अंदर जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी, जो हमें शिक्षा प्रदान करना है, जो हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास करना है, वो सारी चीज़ें भी आए। हमें इस तरीके से स्कूल एजुकेशन बच्चे को देनी है। इसके अलावा आपका अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की भी बात की गई है कि हमें जो शुरुआती दौर में, जैसे कि मैंने कहा कि मूलभूत आधार पर जो शिक्षा हम प्रदान करें, उस पर यहाँ पे जोर देने की यहाँ पे बात की गई है। साथ ही साथ टीचर्स एजुकेशन पे भी बात की गई है कि हमें यहाँ पे शिक्षक को भी इतना समग्र बनाना है कि वो अपने जो स्टूडेंट है, जो अपने यहाँ पे विद्यार्थी हैं, उनके लिए यहाँ पे पूरी तरीके से, हर तरीके से यहाँ पे संपूर्ण हो। इसके अलावा यहाँ पे एई, जो यानी कि अडल्ट एजुकेशन, जो वयस्क शिक्षा है, इस पे भी जोर देने की बात यहाँ पे की गई है। तो कहने का मतलब क्या है कि एनसीएफ 2005 आप देख लो, 2022 आप देख लो, एनईपी आप देख लो, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम ये है कि जो बच्चा है उसको हमें आगे बढ़ाना है। टीचर यहाँ पे एक गाइड का काम करेगी, स्कूल एक ऐसा वातावरण देगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट देगा जिसमें बच्चा और ज़्यादा डेवलप हो सके। और हमें ये सारे टॉपिक यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में क्यों इंक्लूड किए गए हैं? इसलिए इंक्लूड किए गए हैं क्योंकि हम आगे जाके फ्यूचर टीचर बनने वाले हैं। और एज अ टीचर हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जितने डॉक्यूमेंट वगैरह निकले हैं, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम यही है कि हम लोगों को अपनी शिक्षा को इतना समग्र बनाना है कि बच्चा एजुकेशन सिस्टम से डरे ना। यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं बच्चे को फ्री फील करके स्कूल भेजें, बच्चा यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखे,
बच्चे को हमें केंद्र रखना है, बच्चे को हमें यहाँ पे रचनावादी बनाना है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट बनाना है। बच्चा यहाँ पे चीज़ें रट ना रहा हो, बच्चा यहाँ पे चीज़ें मेमोराइज नहीं कर रहा है, बच्चा यहाँ पे चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग मेथड से सीख रहा है। हर सब्जेक्ट की पेडागोजी में आपको ये टॉपिक, आपको ये टर्म देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए क्या आपको पेपर के लिए याद रखना है। तो देखिए अगर मैं एनसीएफ की बात करूं, सिर्फ एनसीएफ 2005-2022 को छोड़िए, तो सबसे पहले ये बोलता है कि हमें क्या करना है, हमें एजुकेशन को लिंक करना है, हमें शिक्षा को जोड़ना है कहां से, आउटर वर्ल्ड से, बाहरी जीवन के साथ बच्चा उस चीज को लिंक कर सके, हमें ये करना है। इसके बाद अगला पॉइंट है शिक्षा बिना बोझ के, यानी कि एजुकेशन कैसे देनी है, विदाउट बर्डन। अगर बच्चे को शिक्षा ही एक तरीके से बोझ लगने लगेगी तो वो बच्चा सीखेगा ही क्या। इसके साथ साथ हमें समग्र विकास करना है। क्या करना है हमें, समग्र विकास, यानी कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। यहां पर एनसीएफ 2022 तक आते आते हमें टीचर्स एजुकेशन पर भी फोकस करना है, यानी कि जो आपके शिक्षक हैं उनकी शिक्षा भी इस तरीके से होनी चाहिए कि वो यहाँ पर उस चीज़ों को अच्छी तरीके से दूसरों के सामने इम्पार्ट कर सके। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पर ये बोला गया है कि हम लोगों को जो स्टार्टिंग के जो हमारा फेज होता है, जो हमारा मूलभूत स्तर होता है, ये मैं एनसीएफ 2022 की बात कर रही हूँ, जो मूलभूत स्तर होता है, यानी कि जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज होता है, उस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें फोकस करना है। तो बेसिकली आपके जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स से रिलेटेड आपके टर्म्स होते हैं और उन सारे टर्म्स से रिलेटेड करके आप इन टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके एनसीएफ 2005 में क्या है, 2022 में क्या है, आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे टर्म आप अपने नोटबुक में यहाँ पे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पेपर के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ एनईपी डिस्कस किया, इसके अलावा आपका एनसीएफ 2005 हमने कवर किया, 2022 के अंदर क्या क्या पॉइंट है, और साथ ही साथ अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को करेंगे। इसके बाद मैं आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ूंगी। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों के सामने एनसीएफ 2005 और एनसीएफ 2022 यहाँ पे डिस्कस किया, बट अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो देखिए एनसीएफ 2022 का तो अभी आपको कोई क्वेश्चन देखने को ऐसा खास मिलेगा नहीं, क्योंकि ये अभी अभी आपके सामने रिलीज़ हुआ है। तो एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में यहाँ पे पूछा गया है। और जैसे कि मैंने कहा कि ये टॉपिक जो है, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट की पेडागोजी में। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क या फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसमें किस चीज़ की समझ की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है मानवतावाद, या फिर बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवाद, या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद, या फिर आपका कोग्निटिव थ्योरी यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए यहाँ पे इसमें किस चीज़ की बात की गई है, यहाँ पे बोला गया है कि हमें बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग से कराना है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि बच्चा कोई नई चीज़ खुद यहाँ पे क्या कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, उस चीज़ की बच्चा यहाँ पे रचना कर सके। तो देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ को प्रमोट करता है, ये यहाँ पे रचनावाद को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करता है। आई होप ये ऑप्शन और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसे शॉर्ट कर देती हूँ, अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे, ऑप्शन तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम शुड, यहाँ पे बोल रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, इसके आपका अनुसार अगर हम देखें तो प्राथमिक विद्यालय में गणित का पाठ्यक्रम किस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात की जा रही है।
तो देखिए एनसीएफ अभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था। तो देखिए एनसीएफ के अंदर क्या बोला गया कि हमें जो बच्चे की नॉलेज है, जो बच्चे का ज्ञान है, वो हमें क्या करना है, वो हमें बाहरी जीवन के साथ जोड़ना है। और मैथ्स का तो मेन एम यही होता है कि बच्चे की जो नॉलेज है उसको आउटर वर्ल्ड के साथ हम कितना जोड़ सकें। ऐसा आपका लिंक करता हुआ कौन सा ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप खुद ही बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा कि छात्रों के प्रतिदिन अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। यानी कि बच्चों के जो, अगर हम मैथमेटिक्स टीचिंग हम करें, बच्चे की एवरीडे लाइफ से वो चीज़ लिंक होनी चाहिए। अगर वो चीज़ लिंक होगी तो बच्चा उस चीज़ को सीख पाएगा, समझ पाएगा। और यही आपका एनसीएफ, आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है, इसका यहाँ पे एक तरीके से एम भी रखा गया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में समझाए गए 6 थीमों में से एक है। तो देखिए अभी आपके सामने यहाँ पे डे 4 आपके सामने आया है, जिसमें अभी जैसे कि मैंने कहा कि सीडीपी के हमने महत्वपूर्ण टॉपिक और मैथ्स का हमने कुछ टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए। जल्दी ही आपके सामने ईवीएस का भी आपको सेशन देखने को मिलेगा, जिसमें मैं ये सारे थीम कवर करूँगी। तो देखिए यहाँ पे एनसीएफ 2005 के अंदर हमें कुछ मेन थीम यहाँ पे बता रखी है। कुछ क्या, यहाँ पे 6 थीम बता रखी है। और 6 थीम में से आपका जो एक थीम है, इनमें से हाउ थिंग वर्क, यानी कि चीज़ें कैसे काम करती है, ये नहीं है। मटेरियल यानी कि पदार्थ भी नहीं है। और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधन तो 6 to 8th क्लास के सिलेबस का पार्ट माना जाता है। चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि थिंक वी मेक एंड डू, ये आपका ईवीएस का एक थीम माना जाता है उन 6 थीम में से। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। आई होप इस सेशन में आप अभी तक बने होंगे और यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब चलिए एक और क्वेश्चन जरा एनसीएफ 2005 का कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द विजन ऑफ मैथमेटिक्स क्लासरूम। यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गणित की कक्षा का दृष्टिकोण के लिए यहाँ पे प्रतिरूप करता है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन में यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, यहाँ पे मेमोराइजिंग। देखिए मैथ्स में अगर आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा उससे होगा नहीं। इसके अलावा मैंने कहा था ऐसा ऑप्शन जिसमें केवल आपका शब्द हो, वो ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्या रखा है कि बस हम एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को क्या कर लें, नकल कर लें, कॉपी कर लें, ये भी नेगेटिव सेंस में। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे इस तरीके के बच्चों को प्रॉब्लम देनी है, इस तरीके की समस्या देनी है जो कि अर्थपूर्ण तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से बच्चा उस चीज़ को हल कर पाए। इस क्वेश्चन का 4th जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे आरटीई जो कि हमारा 2009 में हमारे सामने आया था, जिसको हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन जो कि आपका 2009 में हमारे सामने आया था, इसको मैं डिस्कस करती हूँ। और इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे सभी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पे जान सकते हैं कि ये 2009 इसलिए लिखा है क्योंकि 2009 में ये आपका यहाँ पे बनाया गया था। और ये जो फोर्स में आया था ये कब आया था, ये आपका 1 अप्रैल 2010 से ये यहाँ पे लागू कर दिया गया था। तो ये आपको डेट अगर आप याद रखना चाहें तो इसको आप याद रख सकते हैं। और देखिए जैसे कि हम इसका नाम जानते हैं, इसका नाम है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा का अधिकार के लिए यहाँ पे अधिनियम यहाँ पे हमारे सामने पारित किया गया था। और इसका जो ऑफिशियल नेम यहाँ पे हमारे सामने रखा गया वो रखा गया राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रखा गया कब से कब तक, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो कि आपका निशुल्क और अनिवार्य है। यहां पे निशुल्क शिक्षा की बात हमें यहां पे की गई और
अनिवार्य शिक्षा की बात यहाँ पे की गई। ये दो टर्म आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखने हैं कि इसके अंदर ये बोला गया कि हर बच्चा जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बीच का है उसको फ्री एजुकेशन यहाँ पे दी जाए, उसको निःशुल्क शिक्षा यहाँ पे दी जाए और साथ ही साथ इनकी शिक्षा को यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया, यहाँ पे एक तरीके से अनिवार्य यहाँ पे कर दिया गया। तो कई बार पूछा जा सकता है कि आपका आरटीई का मेन एम क्या था, जैसे कि एनसीएफ का मेन एम क्या था, तो यहाँ पे था कि जो शिक्षा है उसको स्कूल एजुकेशन को आउटर वर्ल्ड से जोड़ना है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें शिक्षा किस तरीके से देनी है, बिना बोझ के। वैसे ही आपका आरटीई जो हमारा बनाया गया इसका मेन एम क्या था, इसका मेन एम ये है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे हमें निःशुल्क यानी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हमें बच्चे को देनी है ताकि हर बच्चा यहाँ पे चीजें सीखे और हर बच्चा यहाँ पे शिक्षित हो। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे प्यूपिल टीचर रेशियो भी हमें यहाँ पे बताया गया। प्यूपिल टीचर रेशियो मतलब आपकी कक्षा में कितने बच्चे होने चाहिए और कितने के ऊपर कितनी टीचर होनी चाहिए। तो यहाँ पे 30:1 का हमें यहाँ पे रेशियो बताया गया कि हर 30 बच्चों पे एक शिक्षक या एक शिक्षिका यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए ये यहाँ पे बताया गया। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे बताया गया कि मिनिमम वर्किंग हार कितना होगा। मिनिमम वर्किंग हार हम लोगों को यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेके। तो देखिए प्राइमरी यानी कि जो आपका प्राथमिक स्तर होता है और अपर प्राइमरी यानी कि जो आपकी जूनियर क्लासेस होती हैं उनके लिए यहाँ पे अलग अलग बताया गया कि मिनिमम वर्किंग हार जो होगा प्राइमरी के लिए, ये जो आपका मिनिमम वर्किंग हार बोला गया वो 200 दिन बोला गया, जबकि अपर प्राइमरी के लिए यहाँ पे 220 दिन यहाँ पे हम लोगों को बोला गया कि इतना वर्किंग हार इनका होना चाहिए। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि इसका ऑफिशियल एम क्या है कि हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पे देनी है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की। इस चीज को और ऐड कर लेना, जो डिसेबल्ड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पे 6 से लेकर 18 वर्ष यहाँ पे बोला गया। तो देखिए प्लीज ये चीज अपने नोट्स में यहाँ पे ऐड ऑन कर लीजिएगा। जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए यहाँ पे कितना बोला गया, 6 से लेकर 14 वर्ष, जबकि जो डिसेबल्ड या फिर गिफ्टेड चाइल्ड है उनके लिए 6 से लेकर 18 वर्ष यहाँ पे बोला गया। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो देखिए प्यूपिल टीचर रेशियो जो है वो कितना बोला गया, वो 30:1 का यहाँ पे बोला गया। और साथ ही साथ जो वर्किंग हार की बात है वो इस तरीके से यहाँ पे की गई। इसके अलावा स्कूल का जो डिस्टेंस है इससे संबंधित भी यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट दिया गया कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बच्चा यहाँ रह रहा है और 2 घंटे 3 घंटे दूर स्कूल जा रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो आपका प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल के बच्चे का स्कूल से जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, ठीक है जी। और अपर प्राइमरी के लिए, और अगर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर के बच्चे आपके स्कूल में आते हैं कि हमें एजुकेशन चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए, तो आप उससे मना नहीं कर सकते हो, तो ये चीज बोलेगी। और अपर प्राइमरी के लिए ये 3 किलोमीटर रखा गया कि 3 किलोमीटर के अंदर के जो दायरे के बच्चे होंगे उनको हमें यहाँ पे एनरोल करना है और हम उनको यहाँ पे मना नहीं कर सकते। इसके अलावा EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए 25% यहाँ पे रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई कि इनके लिए इतनी सीट यहाँ पे रिजर्व होंगी। इसके अलावा एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जिसे हम SMC के नाम से जानते हैं, ये यहाँ पे बनाई जाएगी, जिसमें यहाँ पे बच्चे के प्रोग्रेस रिपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे बातें की जाएंगी। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे एक तरीके से टीम का गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष किनको चुना गया, मजेदार बात यह, इनके अध्यक्ष यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चों के जो अभिभावक होते हैं, उनको यहाँ पे चुना गया, क्योंकि आपके बच्चों के बारे में आपसे बेहतर कोई भी नहीं जान सकता। तो कुछ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोगों को RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर हमें बताया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि इसके अंदर एम क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा।
तो देखिए अनिवार्य निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा यहाँ पे हम लोगों को बोला गया। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा यहाँ पे ये जो एज ग्रुप है वो दो अलग अलग भागों में बांटा गया। एक तो 6 से लेकर 14 वर्ष, 6 से लेकर 14 वर्ष किनके लिए, जो कि यहाँ पर नॉर्मल स्टूडेंट है, और 6 से लेकर 18 वर्ष किसके लिए, जो गिफ्टेड चाइल्ड है, इनके लिए यहाँ पे रखा गया। साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों को प्यूपिल टीचर रेशियो, जो प्यूपिल टीचर रेशियो है ये कितना बोला गया, ये आपका 30:1 का यहाँ पे बोला गया। इसके साथ साथ ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताया कि मिनिमम वर्किंग हार कितने होने चाहिए, 200 दिन आपका किनका, प्राइमरी का, और 220 दिन आपका अपर प्राइमरी का। साथ ही साथ यहाँ पे एक SMC बनाई गई, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जिसके अध्यक्ष यहाँ पे पेरेंट्स को रखा गया। और स्कूल डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे जो प्राइमरी के बच्चे हैं इनके लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो बच्चे आएंगे उनको एडमिशन देना है। और साथ ही साथ अपर प्राइमरी के लिए कितना, 3 किलोमीटर यहाँ पे रखा गया। तो इस तरीके से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। अब देखिए ये जो टॉपिक है ये जरूरी नहीं कि आपके CDP में पूछे जाएंगे। NCF एक ऐसा टॉपिक है, और NEP जो आपको हर सब्जेक्ट की पैडागोजी में इसके क्वेश्चन भर भर के मिल जाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पिछले सालों का कोई भी पेपर खोल लीजिए, इनके अंदर जो भी पॉइंट बोल रखे हैं उन पॉइंट को यहाँ पे निचोड़ के यहाँ पे हमारे टॉपिक के अंदर पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मेरी ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं और इससे पहले कोई वीडियो नहीं देखी, कहीं अभी आपने सीरियस वे में तैयारी शुरू नहीं की, देखिए हम लोग 1-2 वीडियो देखते हैं, हम लोगों का जो एक तरीके से लिंक होता है वो टूट जाता है, फिर हमारी तैयारी वहीं पे बीच में ब्रेक हो जाती है, क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव होता है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं रख पाते, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इतने सीरियस नहीं हो पाते शुरुआती दौर में। तो आप लोग अगर अभी भी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो ये जो 4 दिन की सीरीज है इसके नोट्स बनाइए। साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास तो और कम टाइम है, मैं क्या करूं कैसे करूं, तो आप यहाँ पे CTET परीक्षा के कंप्लीट पेड नोट्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सारा का सारा कंटेंट एक साथ एक जगह पे मिल जाएगा। जो कि देखिए यहाँ पे पेड फॉर्म में आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे पे करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए ये जो CTET की परीक्षा है अब साल में एक बार हो रही है, तो आप ये मत सोचिएगा कि ये वाला CTET निकल भी जाएगा तो कोई नहीं, मैं जुलाई में दे दूंगी या मैं दिसंबर में दे दूंगी। तो होगा क्या कि आपके हाथ से आगे आने वाले जो चांसेस हैं वो भी जाने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। देखिए KV 4 साल से नहीं आया है, अगर अगले साल KV आता है तो अगर आपका CTET क्लियर होगा तो आप आसानी से उस परीक्षा में बैठ तो सकते हैं। देखिए क्लियर करना या नहीं करना वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, पर अगर आप उस परीक्षा के लिए एलिजिबल ही नहीं हो तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है। अगर आपके पास ये चांस है, और अभी देखिए अभी हमारे एग्जाम डेट भी नहीं आई है, हमें नहीं पता कि दिसंबर में कितने शिफ्ट होंगे, जनवरी में कितने शिफ्ट होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका पेपर जनवरी के शिफ्ट में हो, आपके पास तैयारी का अच्छा खासा समय हो जाए। तो इसके लिए आप अपने आप तैयार रहिए। और जैसे कि मैंने कहा ये 4 सीरीज देखिए, अगर आपको इन 4 सीरीज में भी कोई कमी लगती है तो आप उससे भी ज्यादा तैयारी कीजिए। मेन आपका एम ये होना चाहिए आप इस एग्जाम को यहाँ पे क्लियर कीजिए। आप मेरे साथ चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब चलिए इस टॉपिक के भी कुछ क्वेश्चन करते हैं और आज की इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे RT के क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आप यहाँ पे CBT लेवल का पेपर देखते हैं तो इस टॉपिक से कम क्वेश्चन देखने को मिले, बट हमारे सिलेबस के अंदर ये चीज़ें भी इंक्लूड की गई हैं। तो देखिए हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते अपने पेपर के लिए, जो कि हमें यहाँ पे अपने टारगेट तक पहुँचाने का काम करेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो उससे पहले वाले ईयर में पूछे गए थे वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अभी CBT लेवल में 1 या 2 सेट में आपका RT से पूछा गया है, वो भी देखते हैं। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एडवोकेट, यानी कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका 2009 जो है ये किसकी आपका वकालत यहाँ पे करता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 है ये किसकी वकालत यहाँ पे करता है, इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर जितने भी आपके अधिनियम पारित हुए हैं, जितने भी आपके रूल रेगुलेशन नियम आपके सामने आए हैं, इनका मेन एम क्या है? इनका मेन एम ये है कि हर बच्चे को शिक्षा देनी है, समान शिक्षा देनी है, हमें शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ जोड़ना है, हमें हर बच्चे का एडमिशन कराना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो करेक्ट आंसर होगा समावेशी शिक्षा। अगर आप लोगों ने Day 1 Day 2 की सीरीज देखी है तो आपको समावेशी शिक्षा का जो एम है वो पता होगा, यानी कि सबकी शिक्षा सबके साथ।
सबको शिक्षा देनी है और सबके साथ शिक्षा देनी है, और यही आपका RTE भी यहाँ पे इस चीज़ को प्रमोट करता है, राइट टू एजुकेशन भी प्रमोट करता है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैश इज द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन अ रेगुलर स्कूल। यानी कि डैश यह विचारधारा है कि सभी छात्रों को एक नियम विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए, इक्वल एजुकेशन, इक्वल राइट किसने बोला है? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा ने बोला। इसके अलावा बाकी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं बैठेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बनता है उनमें हमें ज़्यादा टाइम लगाने की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। ये क्वेश्चन आपका CBT लेवल में भी पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में रिपीटेड भी है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप लोगों को 1% के लिए ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो देखिए आप कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए लैग कर जाएंगे। तो आपको तैयारी इस तरीके से करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी साथ साथ में करने हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि 2016 में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज़, यानी कि इनके लिए क्या टर्म अप्रोप्रिएट यूज़ करना चाहिए। तो देखिए, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। जैसा कि मैंने आपके साथ यहाँ पे डे 4 भी आज यहाँ पे कवर किया है। आई होप आप लोगों ने ये चारों सेशन यहाँ पे देखे होंगे। चारों सेशन में आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी होंगी। देखिए, सीखना एक तरीके से लर्निंग प्रोसेस का ही एक मेन एम माना जाता है। जब तक आप नई नई चीज़ें सीखेंगे नहीं या फिर जो सीखी हुई चीज़ें हैं वो रिवाइज़ करेंगे नहीं, तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सीखते जाइए, रिवाइज़ करते जाइए, इस एग्ज़ाम को क्लियर करते जाइए। साथ ही साथ अगर आपको CTET परीक्षा के कंप्लीट हैंड रिटन नोट चाहिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए नंबर फिर से लिख देती हूँ। अगर आप लोगों ने नंबर नहीं देखा तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। CTET के जो नोट्स हैं वो पेड फॉर्म में है। तो देखिए, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको यहाँ पे जो नोट्स हैं वो पेड फॉर्म में आपको अमाउंट यहाँ पे बता दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेशन मज़ेदार लग रहे हों, आप लोग चीज़ें सीख रहे हों। देखिए, मेरा एम यही है कि आपका एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर हो सके। इस वीडियो में इतना ही। मेरे साथ आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल ही दिया है। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।